हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विथ MPMSU। गाइस, आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मलेरिया। गाइस, सेकेंड ईयर माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम्स में मलेरिया मेनली 20 मार्क्स में पूछा जाता है और ये हर दूसरे तीसरे साल पूछा जाता है। 5 मार्क्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है, मेनली इसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है। और 2 मार्क्स में इसके जो वो होते हैं एजेंट्स होते हैं, उनके जो 5 एजेंट्स होते हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, या फिर इसकी 3 जो लाइफ साइकिल्स होती हैं वो पूछ ली जाती हैं। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए गाइस, शुरू करते हैं मलेरिया। तो गाइस, ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम डिसीज़ है। क्या है? प्लाज्मोडियम डिसीज़ है। कौन कॉज कराता है? इसके मेनली एक एजेंट नहीं होता है, इसके 4 एजेंट होते हैं। वो 4 एजेंट कौन कौन से हैं? एक तो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपुरम, एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है। तो गाइस, ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये बेनाइन मलेरिया कॉज करता है, मतलब हल्का फुल्का मलेरिया कॉज करता है। ठीक है। और जो सबसे लीथल, जो सबसे डेंजरस मलेरिया कॉज करता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपुरम। ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। ठीक है। और इन चारों के बीच में एक और डिफरेंस ये होता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई को छोड़कर इन तीनों के जो फीवर्स होते हैं ये हर तीसरे दिन रिपीट होते हैं। एवरी 3rd डे इनका फीवर रिपीट होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो फीवर रिपीट होता है वो होता है 4th डे में, एवरी 4th डे इसका फीवर रिपीट होता है। ठीक है। तो ये 5 एजेंट होता है प्लाज्मोडियम, 4 एजेंट होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपुरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये होते हैं। एक और होता है प्लाज्मोडियम नॉलेसी, पर ना इसके बारे में उतना पूछा नहीं जाता, मगर आपसे अगर पूछा है कि 5 एजेंट के नाम बताओ तो जो 5वां एजेंट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम नॉलेसी। पर इसके बारे में आपसे कभी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, वो बस पूछ लेगा कि या फिर MCQ में पूछ सकते हैं कि मलेरिया के कितने एजेंट होते हैं, तो 5 होते हैं। मगर मेनली आप एग्ज़ाम में 4 भी लिख कर आओगे ना तो इसमें ही आपको फुल मार्क्स दे देगा, इसलिए मेरे मुंह से बार बार 4 निकल रहा, 4 निकल रहा है मगर होते 5। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल है, बहुत ईजिली याद भी हो जाती है, लोगों को टफ लगती है बहुत, मैं आपको ईजिली तरीके से पढ़ाता हूँ। लाइफ साइकिल। तो गाइस, प्लाज्मोडियम को ना 2 होस्ट चाहिए होते हैं, 2 होस्ट चाहिए होते हैं। एक होता है डेफिनेटिव होस्ट और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है। एक होता है डेफिनेटिव होस्ट और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट। जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो होती है मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जो आप बचपन से याद करके रखे होते हो, वो होती है डेफिनेटिव होस्ट, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। और जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो होता है मैन। ठीक है। अभी जो डेफिनेटिव होस्ट होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इसमें चलती है इसकी सेक्सुअल साइकिल, इसमें चलती है इसकी सेक्सुअल साइकिल। और जो इंटरमीडिएट होता है जो कि मैन होता है, इसमें चलती है एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल चलती है इसमें। ठीक है। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, कैसे बीमारी फैलती है, या फिर कैसे प्लाज्मोडियम मॉस्किटो से मैन में, मैन से मॉस्किटो में जाता है, तो ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन टू मैन पढ़ते हैं, मैन में कैसे आता है? जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो वो इन्फेक्टेड है, उसके पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से इन्फेक्टेड है। वो जब किसी हेल्दी मैन को बाइट करेगी तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजोइड स्टोर्ड है, मतलब अभी आप ये समझिए जो प्लाज्मोडियम स्टोर्ड है वो उसके सलाइवरी ग्लैंड से ह्यूमन
बॉडी में जाएगा ब्लड के थ्रू जब वो बाइट करेगी, ठीक है। सो थ्रू दी बाइट ऑफ infected female Anopheles mosquito, through the bite of infected female Anopheles mosquito, तो इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइड्स स्टोर्ड रहते हैं। तो जब वो बाइट करती है ना, तो फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड जो स्पोरोजोइड्स हैं वो आ जाते हैं मैन के अंदर और वो आके मैन को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैन में स्पोरोजोइड्स आ गए, अब उसकी एसेक्सुअल साइकिल होगी। तो जो एसेक्सुअल साइकिल होती है, ठीक है, ह्यूमन साइकिल जिसको भी हम बोलेंगे, मैन में एसेक्सुअल साइकिल होती है। तो उस एसेक्सुअल साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, 3 स्टेजेस होते हैं। तो ह्यूमन साइकिल जो होती है, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजोइड्स स्टोर्ड थे, उसने जब मैन को काटा तो उसके मैन के अंदर स्पोरोजोइड्स आए। अब उसकी ह्यूमन साइकिल कैसे होगी? तो ह्यूमन साइकिल 3 स्टेजेस की होगी, ठीक है। 3 स्टेजेस कौन कौन से होंगे? एक होगी प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेमी। कौन सी होगी? प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेमी। दूसरी क्या होगी? एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेमी। अब ब्लड के अंदर आ जाएंगे, एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेमी। चौथा होगा गैमेटोगोनी। ये तीनों स्टेजेस वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आके पूछता है कि 3 ह्यूमन साइकिल स्टेजेस कौन कौन सी। तो एक होती है प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेमी। अब प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगेमी में क्या क्या होता है? ठीक है, ये मॉस्किटो था, ठीक है, ये मॉस्किटो था, ये इंसानी हाथ पे काटा, ठीक है, इंसानी हाथ पे काटा, इसके अंदर आया। अब ये मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में क्या था? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड्स था। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने इंसान को काटा, उसने क्या रिलीज़ किया ब्लड में? स्पोरोजोइड्स रिलीज़ किए। अब वो जो स्पोरोजोइड्स है, ठीक है, वो स्पोरोजोइड्स कहाँ पे जाएंगे? लीवर में जाएंगे। और लीवर में हिपेटोसाइट्स, जो कि लीवर के सेल्स होते हैं, हिपेटोसाइट्स से अटैच होंगे। हिपेटोसाइट्स अटैचमेंट होगा। हिपेटोसाइट्स अटैचमेंट होगा किसके कारण? सर्कम स्पोरोजोइड प्रोटीन्स के कारण। सर्कम स्पोरोजोइड्स प्रोटीन्स के कारण हिपेटोसाइट से स्पोरोजोइड्स का अटैचमेंट होगा। तो इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। अब अटैचमेंट तो हो गया, अब हिपेटोसाइट से वो अटैच हो गया। अब क्या करेगा? अब अटैच तो हुआ नहीं होगा, ऐसे बिना मतलब के लिए तो अटैच हुआ नहीं होगा। वो जाएगा अब सेल के अंदर, और सेल के अंदर जा करके वो स्पोरोजोइड्स किस में बदल जाएगा? अटैचमेंट हुआ। अटैचमेंट के बाद गेट्स इनटू हिपेटोसाइट्स, हिपेटोसाइट्स के अंदर जाएगा और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ट्रोफोजोइड्स में, ठीक है। किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ट्रोफोजोइड्स में, ठीक है। तो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने काटा, सलाइवरी ग्लैंड में उसके स्पोरोजोइड्स से, स्पोरोजोइड्स से ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में है, वहाँ पर से वो हिपेटोसाइट्स में गए, उससे अटैच हुए थ्रू द हेल्प ऑफ सर्कम स्पोरोजोइड प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद वो हिपेटोसाइट्स के अंदर जाएगा और ट्रोफोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोरोजोइड कन्वर्ट हो गया किसमें? ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हो गया। स्पोरोजोइड्स किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रोफोजोइड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब होगी सीजोगेमी। सीजोगेमी में क्या होता है? सीजोगेमी में जो ट्रोफोसॉइड्स है ये न्यूक्लियर डिवीजन शो करेंगे और प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोन्स में बदल जाएंगे, ठीक है। अब इनका होगा न्यूक्लियर डिवीजन, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ये प्री एरिथ्रोसाइटिक
सीजोन्स में बदल जाएंगे। और इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर पाया जाएगा मेरोजोइट्स पाया जाएगा, मेरोजोइट्स पाया जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीजोगैमी, इसको हम बोलते हैं सीजोगैमी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हुआ, ये थी हमारी पहली साइकिल प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगैमी। अब हम पढ़ेंगे दूसरी स्टेज, डेट इज एरिथ्रोसाइटिक सीजोगैमी। एरिथ्रोसाइटिक सीजोगैमी। अब एरिथ्रोसाइटिक सीजोगैमी में क्या होगा, प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोगैमी में लास्ट चीज़ क्या बनी थी, लास्ट चीज़ बनी थी मेरोजोइट्स। हिपैटोसाइट्स से अटैचमेंट हुआ, हिपैटोसाइट्स के अंदर स्पोरोसाइट ट्रोफोजोइट्स में बदले, ट्रोफोजोइट्स सीजोगैमी शो करें, न्यूक्लियर डिवीजन में गए, प्री एरिथ्रोसाइटिक सीजोन्स बनाए और उसके अंदर क्या थे, मेरोजोइट्स। तो हिपैटिक मेरोजोइट्स जो थे, हिपैटिक मेरोजोइट्स वो एंटर करेंगे किसमें, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम के अंदर गए, आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और वापस से किस में बदल जाएंगे, वापस से बदल जाएंगे ट्रोफोजोइट्स में बदल जाएंगे, वापस से ट्रोफोजोइट्स में बदल जाएंगे। ठीक है, अब ट्रोफोजोइट्स में भी लेट ट्रोफोजोइट्स होते हैं और अर्ली ट्रोफोजोइट्स होते हैं। अर्ली ट्रोफोजोइट्स और लेट ट्रोफोजोइट्स। अर्ली ट्रोफोजोइट्स जो होते हैं ना वो रिंग शेप्ड होते हैं, अर्ली ट्रोफोजोइट्स रिंग शेप्ड होते हैं, और जो लेट ट्रोफोजोइट्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक सीजोन्स। एरिथ्रोसाइटिक सीजोगैमी से बना एरिथ्रोसाइटिक सीजोन्स बने, एरिथ्रोसाइटिक सीजोन्स बने। ठीक है, अब एरिथ्रोसाइटिक सीजोन्स ये किसके अंदर बने, ब्लड के अंदर बने, आरबीसी को इन्फेक्ट किया, आरबीसी के अंदर गए, आरबीसी के अंदर वो ट्रोफोजोइट्स में बदल गया, ट्रोफोजोइट्स में जो लेट ट्रोफोजोइट्स उसको हम एरिथ्रोसाइटिक सीजोन्स बोलेंगे। और अब आरबीसी के रप्चर से, आरबीसी के रप्चर से क्या बनेगा, जो डॉटर मेरोजोइट्स है वो रिलीज होंगे, डॉटर मेरोजोइट्स रिलीज होंगे। ठीक है, डॉटर मेरोजोइट्स रिलीज होंगे। अब होगी गैमेटोगोनी, जो कि थर्ड स्टेज थी ह्यूमन साइकिल में, एसेक्सुअल साइकिल की। क्या होगी, गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी में क्या होगा, गैमेटोगोनी में ये जो मेरोजोइट्स थे, ये जो मेरोजोइट्स थे ये कन्वर्ट होंगे किसमें, गैमेटोसाइट्स में। अब गैमेटोसाइट्स सेक्सुअल फॉर्म होती है, सेक्सुअल फॉर्म होती है। ठीक है, और ये जो गैमेटोसाइट्स है ये इन्फेक्टिव फॉर्म होती है टू मॉस्किटो, ये मॉस्किटो को इन्फेक्ट करती है। अब मान लो कोई मच्छर वापस खून पीने आया, फीमेल एनोफिलिस खून पीने आई, ठीक है, अब वो इन्फेक्टेड नहीं थी, मगर जैसे मान लो मेरे को काटने आई, मैं मलेरिया, मैं प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड था मेरे को, क्योंकि पहले कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काट के गई थी और अपना प्लाज्मोडियम मेरे अंदर छोड़ गई थी। अब जो मेरे को दूसरा मॉस्किटो खाने आ रहा है, खून चूसने आ रहा है, उसको तो नहीं पता मेरे अंदर प्लाज्मोडियम है, तो ये जो गैमेटोसाइट्स है ये उस मॉस्किटो के अंदर जाएगा और उसको इन्फेक्टिव कर देगा टू प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, जो गैमेटोसाइट्स होती है इन्फेक्टिव फॉर्म होती है टू मॉस्किटो। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं मॉस्किटो साइकिल पे। मॉस्किटो साइकिल ये पढ़ लेते हैं, मॉस्किटो साइकिल। अब ये जो गैमेटोसाइट्स बने, अब ये जो गैमेटोसाइट्स बने इनमें मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, मेल गैमेटोसाइट्स भी हैं, मेल गैमेटोसाइट्स भी हैं और फीमेल गैमेटोसाइट्स भी हैं। मेल गैमेटोसाइट से 8 मेल गैमेट बनेंगे, 8 मेल गैमेट बनेंगे, और फीमेल गैमेटोसाइट से 1 फीमेल गैमेटोसाइट बनेगा। ठीक है, अब मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, मेल
और फीमेल गैमेट की फ्यूज़न से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट मिडगट में जाएगा और ऊकाइनीट बनाएगा, ऊकाइनीट बनाएगा। ठीक है, ऊकाइनीट मोटाइल फॉर्म होता है, ऊकाइनीट मोटाइल फॉर्म होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ऊकाइनीट बना, अब ऊकाइनीट से ऊसिस्ट बनेगा, ऊसिस्ट बनेगा। अब ऊसिस्ट, ऊसिस्ट कैसे बनेगा, ये जो ऊकाइनीट अभी बना, ऊकाइनीट अभी बना, ये स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करेगा, स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करेगा और ऊसिस्ट बनाएगा। ठीक है, ऊकाइनीट बना कहाँ पे था, ऊकाइनीट बना था मिडगट में बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करेगा और ऊसिस्ट बनाएगा। ठीक है, अब ऊसिस्ट में स्पोर्स बनेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पोरोगैमी। तो ऊसिस्ट में होगी स्पोरोगैमी और 4 स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजॉइड्स बनेंगे, स्पोरोजॉइड्स बनेंगे। स्पोरोजॉइड्स किसके पास कहाँ पे पाया जाता है, फीमेल एनोफिलिस, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। तो मिडगट से ये कहाँ चला जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा और स्टोर हो जाएगा और वापस से साइकिल रिपीट होती जाएगी। तो गाइस ये थी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, मैन और मॉस्किटो में दोनों में। जो मैन होती है वो एसेक्सुअल फॉर्म होती है, एसेक्सुअल साइकिल होती है, और जो मॉस्किटो में होती है वो सेक्सुअल साइकिल होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन्फेक्टिव फॉर्म टू द मॉस्किटो कौन सी होती है, वो होती है गैमेटोसाइट। ठीक है, और स्पोरोजॉइट मेल के लिए इन्फेक्टेड होती है, इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस भी ज़रूरी है इसकी। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला आएगा सेरेब्रल मलेरिया। कॉम्प्लिकेशंस अब हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशंस में आएगा सेरेब्रल मलेरिया। सेरेब्रल मलेरिया किस कारण से होता है, ब्रेन कैपिलरीज जो होती है ना उनकी प्लगिंग हो जाती है। किसके कारण, पैरासाइटाइज्ड आरबीसी के कारण, जिसके कारण वैस्कुलर ऑक्लूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये सेरेब्रल मलेरिया मतलब मलेरिया जो कि सेरेब्रम को हिट कर गया। सेरेब्रम कैसे हिट करता है, जो सेरेब्रल कैपिलरीज होती हैं। अब जो पैरासाइटाइज्ड आरबीसी होता है ना उसका शेप थोड़ा डिफरेंट होता है, स्पिंडल शेप्ड का हो जाता है, मतलब स्पिंडल शेप नहीं, हाँ लगभग स्पिंडल शेप्ड का ही हो जाता है ना। तो वो वैक्यूलर ऑक्लूजन को ना रोक कर रखता है, क्लम्पिंग कर देता है, प्लगिंग कर देता है, उसके कारण सेरेब्रल मलेरिया होता है। ठीक है, दूसरा परनीशियस मलेरिया। परनीशियस मलेरिया, परनीशियस मलेरिया में ब्लैक वाटर फीवर देखने को मिलेगा। एल्जिन मलेरिया भी हम इसको बोलते हैं, सेप्टिसीमिया मलेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है, ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर में इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस देखने को मिलती है हमको। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस देखने को मिलेगी, साथ में डार्क यूरिन और हीमोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलेगा। डार्क यूरिन मतलब यूरिन में ब्लड भी देखने को मिलेगा, इसलिए हीमोग्लोबिन यूरिया, ये होता है ब्लैक वाटर फीवर। साथ में आपको पल्मोनरी एडिमा, हाइपोग्लाइसीमिया, रीनल फेलियर और सीवियर जॉन्डिस ये सब देखने को मिलेगा। सीवियर जॉन्डिस, पल्मोनरी एडिमा, रीनल फेलियर, ये सब देखने को मिलेगा। ये थे कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस के बाद जो हमको दूसरी चीज़ पढ़नी है, साथ में एक चीज़ और याद रखिए, एनीमिया, क्योंकि आरबीसी को इफेक्ट कर वो कर रहा है ना, अटैक करता है, तो आरबीसी की कंसंट्रेशन कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया होगा, और साथ में स्प्लीनोमेगैली होगी, स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि आरबीसी को अटैक किया है। अब आरबीसी जो डिस्ट्रॉयड आरबीसी होंगी उसको हटाना भी पड़ेगा उसको, तो उसको हटाने के लिए
स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए स्प्लीनोमेगाली और एनीमिया भी होगा। तो कॉम्प्लिकेशंस में इतना ही था। अब जो हमको मेन चीज़ पढ़नी वो है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में हम फेरिफ्रल ब्लड स्मीयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? माइक्रोस्कोपिक टेस्ट पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में भी सबसे पहले हम जो देखेंगे, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है, वो होता है फेरिफरल ब्लड स्मीयर। देखिए बुक में आप जाओगे ना तो इसमें बहुत कुछ लिखा है, तो आप याद करते करते ये रट्टा मार, अगर आप रट्टा मार सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो याद करने में बहुत परेशानी जाती है। जो जो मेन चीज़ जो कि एमपीएमएसयू के कॉपी चेक करने वाले देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं, 2 लाइन तो वो देखना चाहेंगे। फेरिफरल ब्लड स्मीयर में एक होता है थिक स्मीयर, एक होता है थिक स्मीयर और एक होता है थिन स्मीयर। ठीक है, जो थिक स्मीयर होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये मोर सेंसिटिव होता है। और जो थिन स्मीयर होता है इसमें स्पेसिएशन हम कर सकते हैं, स्पेसिएशन कर सकते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या मलेरिया है फिर प्लाज्मोडियम ओवियल है, तो स्पेसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, टिक स्मीयर आपको समझ में आ रहा है ना? हमने पढ़ा था, हम ऐसे स्लाइड लेते थे, यहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ ब्लड डालते थे, फिर उसको 30 to 45 डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस में नहीं, एंगल में 30 to 45 डिग्री एंगल में दूसरी साइड से लेकर के ऐसे स्मीयर बनाते थे, कि वो थिक एंड थिन स्मीयर। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो एमोबॉइड रिंग फॉर्म में देखने को मिलेगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? एमेबॉइड रिंग फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम है वो रिंग फॉर्म और बनाना शेप्ड गैमेट देखने को मिलेगा, बनाना शेप्ड गैमेटोसाइट देखने को मिलेगा उसका। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जिसका गैमेटोसाइट है, जिसका गैमेटोसाइट है वो बनाना शेप देखने को मिलेगा। अब प्लाज्मोडियम मलेरियाई ये आपको बैंड फॉर्म देखने को मिलेगा, बैंड फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था आपका वो। एक और माइक्रोस्कोपिक ही होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन। फेरिफरल ब्लड स्मीयर हो गया जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड था। एक होता है क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन। क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन क्या करते हैं? हम 60 माइक्रो ml ब्लड सैंपल लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब में लेते हैं और उसको एक्रिडिन ऑरेंज के साथ कोट करते हैं। 60 माइक्रोलीटर हम क्या लेंगे? ब्लड लेंगे, किसमें? कैपिलरी ट्यूब में, और वो किससे कोटेड रहता है? एक्रिडिन ऑरेंज से। फिर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप में फिर जब ये ड्रॉप ऑफ ब्लड को हम देखते हैं तो हमको ये किस तरह अपीयर होता है? ब्रिलियंट ग्रीन डॉट्स देखने को मिलते हैं। पैरासाइटाइज्ड आरबीसी ऐसे ही देखने को मिलता है हमको। पैरासाइटाइज्ड आरबीसी हमको ब्रिलियंट ग्रीन डॉट्स जैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीसरा जो कि नॉन माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है मलेरिया पता लगाने का, वो होता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स। ठीक है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स।
जो मलेरिया की रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स होती हैं, मलेरिया की जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स होती हैं, ये प्लाज्मोडियम के एंटीजेंस को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, एंटीजन डिटेक्शन में मदद करती हैं। ठीक है, और इन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स में होता क्या क्या है, एक तो होता है एलडीएच और एक होता है एल्डोलोज। एलडीएच और एल्डोलोज सारे प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एलडीएच और एल्डोलोज सारे प्लाज्मोडियम वो करते हैं। तो अगर हम ये लगाएंगे, हम मान लो एलडीएच एल्डोलोज पकड़ा भी, जैसे हम बोल भी थे प्लाज्मोडियम, पर हमको स्पेसिएशन करते नहीं बनेगा। स्पेसिएशन के लिए तो हमको थिक और थिन स्मेयर तरफ ही जाना पड़ेगा। तो अब एडवांस रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स भी आ चुकी है मलेरिया के लिए। ठीक है, जैसे कि एक है पेन एलडीएच, ये सारे स्पीशीज़ को बताती है। ओवेल को भी बताएगी, फेल्सीपेरम को भी बताएगी, मलेरिया को भी बताएगी, वाइवेक्स को भी बताएगी। एक होती है पीएफ एलडीएच, एफ आ गया तो समझ जाने, ये सिर्फ फेल्सीपेरम मलेरिया के बारे में बताएगी, फेल्सीपेरम मलेरिया के बारे में बताएगी। ठीक है, फेल्सीपेरम मलेरिया एक जगह और डिफरेंट होता है बाकी तीनों से। वो किस में होता है, ये HRP2 प्रोड्यूस करता है। सिर्फ और सिर्फ फेल्सीपेरम मलेरिया ही HRP2 प्रोड्यूस करता है। हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2 सिर्फ और सिर्फ फेल्सीपेरम मलेरिया ही प्रोड्यूस करता है, हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2। प्रिंसिपल क्या क्या होता है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स आपने उसमें भी पढ़ा होगा, एड्स में भी पढ़ा होगा, या फिर मैं एड्स का जब लेक्चर लूँगा मैं वापस पढ़ाऊँगा। कुछ नहीं रहते हैं, एक टेस्ट किट होती है जिसमें नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन की स्ट्रिप होती है और दो पैरासाइटिक लाइन होती हैं डिटेक्शन के लिए। एक होती है डिटेक्शन लाइन और एक होती है कंट्रोल लाइन। ठीक है, जो टेस्ट लाइन 1 है वो एंटीबॉडी, कैप्चर एंटीबॉडी से कोटेड रहती हैं, और जो टेस्ट लाइन 2 है वो भी कैप्चर एंटीबॉडी से कोटेड रहती हैं। जो वो है टेस्ट लाइन 2 है वो सिर्फ वो सारे प्लाज्मोडियम को बताएगी, और जो टेस्ट लाइन 1 है वो सिर्फ और सिर्फ फेल्सीपेरम मलेरिया के बारे में बताएगी, जिसमें हमको HRP2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये टेस्ट किट है, ये टेस्ट लाइन 1 है, ये टेस्ट लाइन 2 है। टेस्ट लाइन 2 सारे प्लाज्मोडियम बताएगी, मतलब तुमको मलेरिया है, बस ये स्पेसिएशन नहीं कर पा रहा है। मगर अगर ये आई टेस्ट लाइन 1 बस आई तो हमको पता चल जाएगा ये जो मलेरिया ये फेल्सीपेरम के कारण है। ठीक है, तो गाइस लैब डायग्नोसिस में इतना तो लिख कर ही है ना, आप इतना लिख कर आओगे ना, इससे ज़्यादा अगर आप नहीं भी लिखोगे, बुक में तो बहुत सारी दी है, फिर भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, चाहे आप ये जितना मैंने आपको लैब डायग्नोसिस ये बताया आप ये एग्जाम में लिख कर आओ। और अगर आपको नॉलेज के लिए तो बुक की रीडिंग करनी ही पड़ेगी। आप मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर देखने के बाद एक बार बुक की भी रीडिंग करिए, आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। मगर पेपर में तो आप इतना ही लिख के आओगे ना। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको जितना पढ़ाया, जितना लिखाया, जो मैं आपको मेन नोट्स दूंगा उसमें जितना लिखा है वही सब भी लिख कर आओगे, तो आपको 15.5 16 मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो गाइस ये था लेक्चर मलेरिया पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।